हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे सुपरफास्ट 100 का। कोरोना से जूझने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जिंदगी की जंग हार गए। मिल्खा सिंह ने 91 साल में अपनी अंतिम सांस ली। बीते दिनों ही मिल्खा सिंह कोरोना नेगेटिव हुए थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत नाजुक होने लगी। इसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के PGI अस्पताल में भर्ती किया गया था। आपको बता दें कि इसी हफ्ते उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का देहांत भी कोरोना की वजह से हुआ था। पत्नी की मौत हो जाने के बाद मिल्खा सिंह पत्नी के दाह संस्कार में भी शामिल नहीं हो सके थे, क्योंकि वे खुद भी ICU में भर्ती थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिल्खा सिंह के निधन पर दुख जताया है। जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी सियासी हलचल। PM मोदी ने 24 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक। 24 जून को होने वाली बैठक में विधान चर्चा संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस शुभारंभ के साथ 26 राज्यों के 111 प्रशिक्षण केंद्रों में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। इस दौरान PM मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2-3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे। PM मोदी ने कहा कि ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और इसके म्यूटेट होने की संभावना भी बनी हुई है। इसलिए हर इलाज और सावधानी के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को बढ़ाना होगा। इसी लक्ष्य के साथ देश में 1 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बरकरार। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉनिटर कंसल्ट की तरफ से किए गए एक सर्वे के मुताबिक स्वीकार्यता के मामले में PM मोदी अभी दुनिया के बाकी नेताओं की तुलना में नंबर 1 पर। सर्वे के मुताबिक PM मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 66% है। सर्वे में वो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और जर्मनी समेत 13 देशों के अन्य नेताओं से बेहतर बने हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ अहम बैठक की। इस बैठक के दौरान दोनों के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई। CM ने बताया कि बैठक में पर्यावरण से संबंधित हरियाणा राज्य के विभिन्न विषयों के संदर्भ में बातचीत हुई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा के 8 जिला क्षेत्रों में अभी तक CNG, PNG और LPG आपूर्ति पाइपलाइन पहुंच नहीं सकी है। हालांकि कंपनियों के पाइपलाइन के कार्य प्रगति पर हैं। CM मनोहर लाल ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। CM ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और गजेंद्र शेखावत से मुलाकात की। प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात के बाद CM ने कहा कि प्रकाश जावड़ेकर से नई इंडस्ट्री को लेकर चर्चा हुई। हरियाणा की कुछ इंडस्ट्री NCR के नए नियमों की वजह से नहीं चल रही हैं, तो हमने नियमों में छूट मांगी, जो बात केंद्र ने मान ली है। CM मनोहर लाल ने कहा कि शुगर मिल में अपना ईंधन इस्तेमाल करने की छूट मांगी है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से मुलाकात के बारे में जानकारी दी गई। CM मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री से सरस्वती प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की। केंद्र 500 करोड़ की फंडिंग देगा। इसके अलावा गजेंद्र शेखावत से SYL पर पंजाब और हरियाणा की बैठक को लेकर चर्चा हुई। वहीं फरीदाबाद के खोरी गांव में मकानों को तोड़ने की कार्रवाई पर CM मनोहर लाल ने कहा कि खोरी गांव में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए गांव को खाली कराएंगे। CM ने कहा कि लोगों के पुनर्वास पर चर्चा चल रही है, जो अवैध रूप से बेच रहे थे उन पर कार्रवाई होगी। HLP सुप्रीमो और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा के प्रयास रंग ला रहे हैं। सिरसा जिले में अब जल भराव नहीं होगा। सिरसा वासियों को जल भराव से निजात मिलेगी। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना को मंजूरी मिल चुकी है। योजना के लिए 28 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई। नगर परिषद के अध्यक्ष रीना सेठी इसकी जानकारी देती हुई नजर आई। रीना सेठी ने योजना के लिए CM मनोहर लाल और विधायक गोपाल कांडा का आभार जताया।
मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने पर कांग्रेस नेताओं के सरकार को घेरने पर गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है। विज ने कहा है कि हमें कांग्रेस से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, हमने जनता को बताया है जो काम हमने किए हैं, हमारे काम को जनता भी देख रही है। वहीं किसान आंदोलन पर विज ने कहा कि किसानों और उनके नेताओं को तय करना है कि उन्हें क्या करना है। सरकार ने कई दौर की बैठक करके उन्हें कई रास्ते बता दिए हैं। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर हो रही है कम। 24 घंटे में 209 नए मरीजों की हुई पुष्टि। एक दिन में 36 लोगों ने गंवाई जान। एक्टिव मरीजों की संख्या भी घटकर हुई 2940। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला सेक्टर 5 स्थित बस स्टैंड परिसर में जिला परिवहन अधिकारी के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां की कार्य प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोडिंग वाहनों के खिलाफ विशेष तौर पर कार्रवाई की जाए जिससे ओवरलोडिंग को रोका जा सके। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि उन्हें गांव वासियों की तरफ से शिकायतें मिल रही हैं कि ओवरलोडिंग वाहनों की वजह से वहां की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ज्ञानचंद गुप्ता ने जिला परिवहन अधिकारी से पंचकुला में वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की लागत को और कम करने की सलाह भी दी। अंबाला पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभय ने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। साथ ही अभय ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। तो वहीं अभय चौटाला ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अभय ने कहा कि सीएम की टीम के लोग भ्रष्ट हैं। मौजूदा सरकार को उन्होंने घोटालों की सरकार बताया। देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो रही है। लोगों में बढ़ रही जागरूकता और प्रशासन की सतर्कता की वजह से कोरोना को मात देने में लगातार सफलता मिल रही है। यही वजह है कि गुरुवार को झज्जर में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। यहां स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हुए लोग कोरोना को मात दे रहे हैं, जिसकी वजह से जिले में रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। डीसी श्यामलाल पुनिया के मुताबिक कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लोगों को निरंतर जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य प्रबंधन में वैक्सीनेशन और सैंपलिंग प्रक्रिया पर फोकस किया गया है। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से लगातार छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। इस बार तो हालात ये बन गए हैं कि बिना एग्जाम के ही 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों को पास किया जा रहा है। लेकिन सीबीएसई की तरफ से 12वीं क्लास के लिए जो रिजल्ट फॉर्मूला निकाला गया है उसे स्कूल संचालक ही नहीं बल्कि छात्र भी निराश हैं। स्कूल संचालकों का कहना है कि 10वीं और 11वीं क्लास की परफॉर्मेंस न शामिल की जाए, बल्कि जो स्टूडेंट ने 12वीं क्लास के दौरान तिमाही और अर्धवार्षिक एग्जाम दिए हैं उनके आधार पर रिजल्ट तैयार होना चाहिए। फतेहाबाद के एसपी राजेश कुमार ने 43 पुलिसकर्मियों के तबादले किए। तबादलों के आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए गए। प्रदेश में किसानों द्वारा बीजेपी जेजेपी के कार्यक्रम का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आदित्य कॉलोनी में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक में सिरसा जिला प्रभारी को विशेष रूप से पहुंचना था। बैठक की सूचना मिलने के बाद भारतीय किसान एकता से संबंधित किसानों ने मौके पर पहुंचकर बैठक का विरोध किया। इस दौरान किसानों ने हाथों में काले झंडे लेकर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया था। किसानों ने कहा कि बीजेपी जेजेपी के कार्यक्रमों का विरोध लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। गुरुग्राम के सेक्टर 12 के निजी अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया। अस्पताल पर आरोप लगे हैं कि 6 महीने पहले एक महिला का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती गई। ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में दर्द हुआ। जब दर्द के बाद इलाज कराया गया तो खुलासा हुआ कि ऑपरेशन के वक्त डॉक्टरों ने महिला के पेट में कॉटन को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। नॉर्थ ईस्ट मामलों के एडवोकेट स्काई शर्मा ने बताया कि ऑपरेशन करने के लिए पहले पैसे दिए गए, लेकिन जब डिस्चार्ज किया गया तब 85,000 का बिल भी थमा दिया गया।
पीड़ित पक्ष ने पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई, लेकिन मामले में कोई सुनवाई नहीं की गई। सोनीपत के गांव कमासपुर की एक महिला ने आरोप लगाया कि 21 मई को रात के समय पुलिस वर्दी में 5 शख्स अचानक घर में घुस गए और पूरे घर की जबरन तलाशी ली। यही नहीं, वर्दीधारियों ने महिला के साथ भी बदतमीजी की। महिला का कहना है कि उसने उन लोगों को बताया था कि वे घर पर अकेली है, लेकिन वर्दीधारियों ने उनकी एक न सुनी और उसके पति व बच्चों के बारे में पूछताछ करते रहे। पूछने पर बताया कि वे झज्जर से आए हैं। महिला ने महिला हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दी, साथ ही पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत भेजी, लेकिन 25 दिनों के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर महिला और उसके परिजनों में रोष है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने की मांग को लेकर सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारियों ने फतेहाबाद के डीसी से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के नाम उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। डीसी को सौंपे गए ज्ञापन में पदाधिकारियों ने कहा कि आज जरूरत है कि सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं का विस्तार नहीं होगा तब तक गरीब लोगों को लाभ नहीं मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि आज फतेहाबाद में पर्याप्त मेडिकल स्टाफ नहीं है, ऐसे में गांव के दूर दराज के स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज पहुंचना मुश्किल है, जिसको लेकर उन्होंने सरकार से मांग की है कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए सरकारी क्षेत्र में जो रिक्त पद पड़े हैं उन्हें भरे जाएं, ताकि समय पर उनका उपयोग भी हो सके। कोरोना काल में जिन लोगों के परिजनों की मौत हुई और वे किसी कारणवश हरिद्वार में अस्थियां विसर्जन नहीं कर पाए, उनके लिए डाक विभाग ने पहल शुरू की है। साइबर सिटी गुरुग्राम का सदर बाजार हर तरह की दुकानों के लिए मशहूर बाजार है। यहां जिले से दूर दूर से ग्राहक आते हैं, जिसके चलते यहां हमेशा भीड़ का आलम रहता है। इसी सिलसिले में अब यहां प्रशासन अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया था, लेकिन कोरोना काल के कारण प्रशासन का अभियान बीच में ही रुक गया। दुकानदारों की शिकायत है कि रास्ते छोटे होने के चलते उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ग्राहकों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। बहादुरगढ़ पर किसान आंदोलन स्थल के पास युवक के जलाए जाने के मामले में एक और नया मोड़ सामने आया। अंधेरे में बना एक और वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उसी रात को बनाया गया था जब वारदात हुई थी। इस वीडियो में मुकेश जी कहता दिख रहा है कि उसने खुद ही अपने आप को आग के हवाले किया था। मुकेश का कहना है कि वो घर वालों से परेशान था। हालांकि परिवार वालों ने इस वीडियो को झूठा करार दिया। हरियाणा न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये जांच के बाद ही सामने आएगा कि वीडियो असली है या नकली। दिल्ली से गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई मीसा गांव के रहने वाले उमेश कुमार की शिकायत पर की गई। शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसने अदालत में 4th क्लास की नौकरी के लिए आवेदन किया था। उसे वेटिंग लिस्ट में रखा गया था और बाद में फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करके 26,000 रुपए हड़प लिए थे। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी अर्जुन टाक को दिल्ली के मंडावली से गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ के बाद उसके सहयोगी विनोद कुमार को दिल्ली के ही लक्ष्मीनगर से गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभी एक आरोपी फरार है जो मथुरा का रहने वाला है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि तीसरे आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डॉक्टरों पर हमलों के खिलाफ आईएमए सिरसा ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी सेवाएं बाधित रहीं। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को जारी रखा गया। गुहला चीका एसडीएम कार्यालय के पास स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। सीएमओ की तरफ से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की लिस्ट जारी नहीं की गई, जिसको लेकर कर्मचारियों में काफी रोष है। कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार की तरफ से लिस्ट जारी करने के बाद भी अधिकारियों ने कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करवाई। साथ ही उनका कहना है कि पिछले 2 महीने से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई गई है।
आउटसोर्सिंग कर्मचारी पिछले 10 दिन से सरकारी अस्पताल में धरना दे रहे हैं, जिसके बाद अब इन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। रोहतक को निगम ने 5 इको फ्रेंडली मिनी बस की सौगात दी। शहर में 32 सीट वाली इको फ्रेंडली बसों का शुक्रवार से 50% क्षमता के साथ संचालन शुरू कर दिया गया है। मेयर मनमोहन गोयल, नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा और रोडवेज अधिकारियों की मौजूदगी में इन बसों को हरी झंडी दिखाई गई। इस मौके पर मेयर ने सभी शहरवासियों को बधाई दी। तो वहीं नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा ने जानकारी देते हुए बताया कि शहरवासियों के साथ साथ ग्रामीण भी 10 रुपए किराए पर इन बसों में सफर कर सकते हैं। फिलहाल अभी 5 बसों का संचालन शुरू किया गया। अगर इसके अच्छे नतीजे सामने आए तो बसें और बढ़ाई जाएंगी। सिरसा की बेटी का ओलंपिक टीम में महिला हॉकी टीम में चयन हुआ। अर्जुन अवार्डी सविता पुनिया का महिला हॉकी में चयन होने के बाद पूरे परिवार में खुशी का माहौल। प्रदेश को साफ सुथरा रखने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को गृह मंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू किया था। अभियान का मकसद था प्रदेश को गंदगी मुक्त करना, लेकिन अधिकारी और विभागों की लापरवाही की वजह से इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। एक ऐसी तस्वीर अंबाला से सामने आई है जो सरकार के लक्ष्य के रास्ते में बड़ी समस्या है। यहां सफाई के नाम पर सिर्फ लीपा पोती ही की जा रही है। जब हमारी टीम ने हकीकत को जानने की कोशिश की तो यहां स्वच्छ भारत की गंदी तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हो गई। यहां जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और नालों की सफाई भी ठीक से नहीं की जा रही। टिकरी बॉर्डर पर कसार गांव के युवक के जलाए जाने के मामले को लेकर समाज के लोगों ने एसपी और उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा है। लोगों ने सौंपा। ब्राह्मण समाज के जिला प्रधान देवराज ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी और उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग की गई है कि परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही परिवार को सुरक्षा दी जाए। गौरतलब है कि बुधवार को कसार गांव के रहने वाले एक युवक को जिंदा जलाने का मामला सामने आया था। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को अब सामान्य तरीके से ही मनाया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इससे पहले सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऑनलाइन मनाने का निर्णय लिया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्रसारण के जरिए आम जनता तक योग पहुंचाने का कार्यक्रम था, मगर अब कोरोना की थमती रफ्तार को देखते हुए सरकार ने योग दिवस को सामान्य तरीके से ही मनाने का निर्णय लिया है। डीसी महावीर कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं। संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। राजनेताओं के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। इसी कड़ी में खेल मंत्री संदीप सिंह को भी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। यमुनानगर में कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे मंत्री संदीप सिंह के काफिले को किसानों ने काले झंडे दिखाए। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में हुए विरोध को देखते हुए जिला सचिवालय के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। दूसरी ओर मेयर मदन चौहान को भी किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। किसानों के विरोध को देखते हुए कष्ट निवारण समिति की बैठक में शामिल होने जा रहे मेयर मदन चौहान को वापस लौटना पड़ा। इधर यमुनानगर में मंडेबर रोड पर स्थित केमिकल की एक अवैध फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा। इस दौरान सीएम फ्लाइंग ने मौके पर भारी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सील किया। इसके साथ ही 2 फैक्ट्री संचालकों को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सीएम फ्लाइंग अधिकारी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि मंडेबर चौक पर एक अवैध फैक्ट्री में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से केमिकल बनाया जा रहा है, जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है।
जिसके बाद स्थानीय पुलिस को साथ लेकर यहां पर छापेमारी की गई और यहां से भारी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बरामद हुआ। जिससे कि ये लोग कई तरह के प्रोडक्ट तैयार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यहां पर यह अवैध काम करीब 3 साल से चल रहा था। प्रदेश में नशे के कारोबार के खिलाफ मुहिम जारी है। इसी कड़ी में राज्य नारकोटिक्स विभाग को करनाल में बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने यहां एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए 185 ग्राम हेरोइन बरामद किया है। पुलिस के शिकंजे में आया शख्स पंजाब के पटियाला का रहने वाला बताया जा रहा है, जो अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को हेरोइन सप्लाई करता था। बरामद की गई हेरोइन की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशे के सौदागर को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो कुरुक्षेत्र से लाई गई नशे की खेप को अलग अलग जगहों पर बेचने की फिराक में था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी शख्स को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड हासिल की। इसके अलावा नशे के कारोबार में साथ देने वाले इसके एक साथी की तलाश की जा रही है। इधर फतेहाबाद के भट्टू रोड इलाके में चेन स्नैचिंग की घटनाएं आम हो गई हैं। बीते रोज गली में घूम रही महिला के गले से 2 बाइक सवार युवक चेन छीनकर रफू चक्कर हो गए। महिला ने बताया कि गली में आए 2 बाइक सवार बदमाशों ने उनकी 1 तोले की सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई। आपको बता दें कि पहले ही 4 मरला कॉलोनी में चेन स्नैचिंग की वारदातें हो चुकी हैं। इधर पृथला के गांव चंदावली में एक युवक की जिंदाड़े हत्या का मामला सामने आया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम के साथ जांच में जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना सदर एसएचओ ने युवक की हत्या की पुष्टि करते हुए बताया कि मौके पर जांच पूरी होने के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। और इसी के साथ ही सुपरफास्ट 100 में इतना ही।